साइटोप्लाज्म के अंदर ये मुख्तलिफ़ क़स्म ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं और आज हम राइबोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। हम अपनी आसानी के लिए राइबोसोम के कुछ हेडिंग बनाएंगे ताकि समझने में आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी का। तो ये जो राइबोसोम है ये सबसे पहले प्लाडे ने 1955 में डिस्कवर किया है। नेक्स्ट देखते हैं डिफिनीशन ऑफ राइबोसोम। तो हम राइबोसोम को ऐसे डिफाइन करेंगे कि राइबोसोम आर स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोसोल इन फ्री फॉर्म आर अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेली है उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है वो राइबोसोम है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मैंने। इसके बाद है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर का मतलब है कि दानेदार छोटे छोटे से दाने हैं ये, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये हमारे पास दो फॉर्म में नज़र आते हैं। या तो साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करेंगे, फ्रीली पड़े रहते हैं, किसी के साथ अटैच नहीं होता। और दूसरा है अटैच फॉर्म में। अगर अटैच फॉर्म में है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही अटैच होंगे, और जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे तो वो जगह रफ सा पेयर हो जाता है, इसलिए उस जगह को फिर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहे हैं, और ये जो ऊपर से छोटे छोटे से जो डॉट्स है ये आपको राइबोसोम नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल है और दानेदार ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे अटैच फॉर्म में मौजूद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये आप पिक्चर देख सकते हैं जिसमें वाज़ेह है ये जो आपको स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी अटैच फॉर्म में है, इसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। तो उम्मीद है डिफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ मेन पॉइंट देखते हैं और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये मैंने एक ट्रिक बताया था उन ऑर्गेनेल्स के लिए जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। 3C रिबट यानी जो सी से शुरू होता है वो ऑर्गेनेल्स, और साथ रिबट। तो सी से 3 है साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल और सीलिया या फ्लैजेला, और आखिर में रिबट से आता है राइबोसोम। तो लिहाजा इस ट्रिक से हमें पता लग रहा है कि राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन लेस, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि ये ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक सेल में है या प्रोकैरियोटिक सेल में या दोनों में है। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया जाता है, जितनी भी ऑर्गेनेल है वो तो यूकैरियोटिक सेल में लाजमी मौजूद होंगे। हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के लिए कि उसमें है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको ये तरीका बताया था कि जिस ऑर्गेनेल के ऊपर मेम्ब्रेन है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होंगे, और जिस ऑर्गेनेल के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होंगे। लिहाजा इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राइबोसोम प्रेजेंट बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये आपका दूसरा पॉइंट रहा। थर्ड हम ये पॉइंट देखेंगे कि ये ऑर्गेनेल प्लांट सेल में है या एनिमल सेल में है या दोनों में। तो यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दिया हुआ है, और दरमियान में जो ऑर्गेनेली है इसका मतलब है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में कॉमन है, तो इसमें राइबोसोम भी मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। और चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं, सिंथेसिस कहाँ पे इसका हो रहा है, तो वो न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस डार्क मेम्ब्रेन लेस रीजन है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर एक और बाल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये राइबोसोम बनते हैं और फिर साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि राइबोसोम आर सिंथेसिस इन न्यूक्लियोलस। साइज़ की अगर हम बात कर ले तो एक राइबोसोम का जो एवरेज साइज़ है वो 20 नैनोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम मेनली दो चीज़ों से बना है, और वो दो चीज़ें इक्वल अमाउंट में मौजूद है, 50% एक, 50% दूसरा, और ये दोनों चीज़ें हैं आरएनए एंड प्रोटीन। इसलिए हम राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, वहाँ से राइबो न्यूक्लियो लिया है, और प्रोटीन से पूरा प्रोटीन लिया है। तो आप राइबोसोम का दूसरा नाम याद रख लें, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, तो आपको इसका कंपोजिशन का भी पता चल जाएगा। तो वो होगा आरएनए एंड प्रोटीन, जो कि इक्वल अमाउंट में मौजूद होगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर ले, आप एक राइबोसोम को जूम कर ले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो एक राइबोसोम के आपको दो यूनिट्स नजर आएंगे, एक लार्जर यूनिट होगा और एक स्मॉलर। जो लार्जर यूनिट होगा उसको हम लार्जर सब यूनिट कहते हैं, और जो स्मॉलर यूनिट होगा उसको हम स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं। थोड़ा मैं आपको पिक्चर के साथ वाज़ेह करता हूँ। ये मैंने आपको भी बताया कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच हैं। अगर हम एक राइबोसोम को जूम कर ले तो आपको इस तरह सर्कुलर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नज़र आएगा। अगर इसको हम मज़ीद जूम कर ले तो आपको इस तरह इसके अंदर दो यूनिट्स नज़र आएंगे, जो एक होगा स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा होगा लार्जर सब यूनिट। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ याद रखना है कि ये दोनों
जो सब यूनिट है आपस में मिलेंगे और इसको मिलने के लिए, अटैच होने के लिए एक आयन की ज़रूरत है और वो आयन है मैग्नीशियम आयन। अगर हम टाइप्स की बात कर ले तो राइबोसोम के मेनली दो टाइप्स है, 70S एंड 80S। 70S अभी हमने पढ़ा कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में भी है, लेकिन दोनों के राइबोसोम में थोड़ा बहुत फ़र्क है। जो स्मॉलर है 70S वो प्रोकैरियोटिक सेल में है, जो 80S है वो यूकैरियोटिक सेल में है। और अभी हमने डिस्कस किया कि हर राइबोसोम के दो पार्ट्स होंगे, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। लिहाजा जो 70S है उसकी भी लार्जर सब यूनिट होगा और स्मॉलर सब यूनिट होगा। जो लार्जर सब यूनिट होगा उसका साइज़ होता है 50S और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसका साइज़ होता है 30S। और इस साइज़ को कैसे याद कर ले, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जो ओरिजिनल साइज़ है यानी यहाँ पे है 70S, उससे 20 माइनस कर ले तो आपको आंसर आएगा 50S। तो लिहाजा जो 50S है वो लार्जर सब यूनिट है, और इस लार्जर सब यूनिट से 20 और माइनस कर ले तो आपको आंसर मिलेगा 30S। लिहाजा जो 30S जो है वो स्मॉलर सब यूनिट है। तो ये साइज़ आपको अब कन्फर्म होंगे, यानी इसका मतलब है कि 70S का जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, इसकी भी दो यूनिट्स होंगे, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट का जो साइज़ है वो 50S होगा और स्मॉलर सब यूनिट का जो साइज़ है वो 30S होगा। दूसरा जो टाइप है वो है 80S, और 80S ये थोड़ा साइज में बड़ा है और हमें पता है यूकैरियोटिक सेल भी थोड़ा साइज में बड़ा होता है, तो लिहाजा 80S जो है वो यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होगा और इसका भी लार्जर सब यूनिट होता है और स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट वही ट्रिक लगाएं, एक्चुअल साइज से 20 माइनस कर ले तो 60S आता है, 60S इसका लार्जर सब यूनिट है, और 60S से 20 माइनस कर ले तो इससे 40 आता है, तो लिहाजा 40 भी हमारा पास स्मॉलर सब यूनिट बन जाता है 80S का। नेक्स्ट ये पॉइंट आप याद रख ले कि जो 70S राइबोसोम है ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मौजूद होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना ही राइबोसोम होता है जो कि 70S होता है। और हमें पता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है। तो पॉइंट क्या बन गया, यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो अपना राइबोसोम है वो 80S है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है वो 70S है। और ये इस बात की गवाही है कि ये यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। और यहाँ पे एस बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो एस हमारे पास यहाँ पे स्वेटबर्ग यूनिट है और हम ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में इस्तेमाल करते हैं। जब हम सेल के ऑर्गेनेल्स को अलग करते हैं तो वो स्पीड के लिहाज से हम अलग करते हैं, तो वहाँ पे ये स्पीड के लिए ये एस का यूनिट इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो लास्ट हेडिंग है वो है फंक्शन ऑफ राइबोसोम, और राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करते हैं राइबोसोम, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसको थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। हमारे पास डीएनए होता है न्यूक्लियस में, और हमें पता है कि डीएनए के पास मैसेज होता है कि कौन से प्रोटीन बनना है। ये मैसेज डीएनए से ट्रांसफ़र हो जाता है मैसेंजर आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के अंदर फिट हो जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक ऊपर लार्ज सब यूनिट है और नीचे स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का, और इसके अंदर आपको जो लाइन नज़र आ रहा है ये मैसेंजर आरएनए है। और ये राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो मैसेज होता है प्रोटीन बनने का उसको रीड करते हैं, और इस लिहाज से अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनाते हैं। और हमें पता है जब अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो लिहाजा मैसेंजर आरएनए के अंदर जो मैसेज होता है वो प्रोटीन को कन्वर्ट करने के लिए राइबोसोम हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग रहा है कि राइबोसोम कैसे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो उम्मीद है आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।